नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 1 में भाषा के रूप में हमें हिंदी कवर करना है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, ये तीसरा वीडियो है। भाषाओं के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। आप सभी जानते हैं हमारे भारत में कई भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, यहाँ सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषा से संबंधित प्रावधान काफ़ी सावधानी से भाग 17 में जोड़ा है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया जाए और प्रशासन में भाषाई सुविधा भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ किसी एक भाषा को ज़बरदस्ती थोपने से बचा जाए और जो भाषाई सौहार्द है उसे बनाए रखने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में संघ की भाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा डिसाइड की गई है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भी सहराजभाषा थी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। शुरुआत में यह केवल 15 वर्षों तक थी, लेकिन जो दक्षिण के राज्य थे, जैसे आप कर्नाटक, केरला को देखें, तमिलनाडु को देखें, तो इनका अतिरिक्त दबाव था, जिसकी वजह से फिर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए फिलहाल के लिए बढ़ा दिया गया है सहराजभाषा के रूप में। आज की डेट में यही स्थिति है कि हिंदी और अंग्रेजी भारत की दोनों ही राजभाषा हैं, क्योंकि वे हिंदी को बेहतर नहीं मानते थे दक्षिण भारत के राज्य। आज भी इसका विवाद होता है, आप देखते ही हैं। तो अभी अंग्रेजी को और हिंदी को एक्सेप्ट किया गया है सहराजभाषा के रूप में। ठीक है, तो राज्यों की राजभाषा भी हो रही है। अनुच्छेद 345 में राज्य को यह अधिकार है कि वे अपने राज्य में प्रचलित किसी भाषा को या हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं, उस राज्य की राजभाषा को घोषित कर सकते हैं और इसी आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ राजभाषाएं तय कर दी। जैसे गुजरात ने गुजराती और हिंदी को कर दिया, पंजाब ने पंजाबी को कर दिया, बिहार ने हिंदी को कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी हो गया। तो अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ राजभाषाएं तय कर दी हैं। अब जहाँ हिंदी राजभाषा है, देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, साथ ही साथ दिल्ली भी है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई राजभाषा घोषित नहीं की गई, वहाँ पर सारे कामकाज, सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में चलते हैं। अरुणाचल है, मेघालय है, मिजोरम, बाकी कुछ राज्यों में उनके यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको राजभाषा घोषित कर दी गई। जैसे पंजाब में पंजाबी कर दी गई। तो केंद्र शासित प्रदेश अगर है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो केंद्र की राजभाषा नीति है वही लागू की गई है। पुदुचेरी में तमिल, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता तमिल बोलती है। अब कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा क्या है। देखिए, राष्ट्रभाषा एक भ्रम है। राष्ट्रभाषा वास्तव में है ही नहीं। भारत में कहीं भी राष्ट्रभाषा संविधान में उल्लिखित नहीं है। हमारे संविधान में राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया। तो हिंदी को कुछ लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए आपको इसमें अंतर समझना होगा। राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ठीक है, हमारा जो अनुच्छेद 351 है उसमें यह जरूर कहा गया कि हिंदी के विकास में प्रचार प्रसार की बात की गई है, मतलब प्रयास किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, संघ सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें राष्ट्रभाषा का प्रावधान नहीं है। हिंदी को देशव्यापी संपर्क की भाषा कही जाती है, बनाई जाती है, मतलब ज़्यादातर जगह पर आप देख रहे हैं हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसे राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता है। एक बार फिर से मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। हमारे संविधान का भाग 17 भाषा संबंधी प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 343 है, जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी सहराजभाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के द्वारा अंग्रेजी को अस्थायी रूप से सहराजभाषा बनाया गया है। अनुच्छेद 345 में राज्य अपनी राजभाषा स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रभाषा शब्द मौजूद नहीं है, केवल राजभाषा ही है और राज्यों को अपनी अपनी भाषा अपनाना है। जिस प्रकार से वहाँ पर जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी, पंजाबी, ये सभी अपनी लोकल लैंग्वेज को वे राजभाषा के रूप में अपना डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ राज्यों में अंग्रेजी में ही कामकाज चलता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत देखिए विविधताओं का देश है, बहुभाषी देश है, इसलिए संविधान ने भाषाओं पर खास प्रावधान किए हैं। संघ की राजभाषा हिंदी है, अंग्रेजी है। हर राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। भारत में कोई राष्ट्र की भाषा नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रांति है। कुल मिलाकर भाषा नीति का उद्देश्य यही था कि सभी भाषाओं को सम्मान करिए और सरल प्रशासन करिए। ठीक है, और इसमें भारतीय भाषाओं की श्रेणियों को भी देख लेते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा का अपना स्थान है, उपयोग है और महत्व है। एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह इन भाषाई भेदों को समझें, ताकि बच्चों के बीच जो भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए और उन्हें सभी भाषाओं के प्रति सम्मान सिखाया जाए। इस खंड में हम 4 प्रमुख भाषाओं को देखेंगे। अनुसूचित भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं जिसको मातृभाषाएं और शास्त्रीय भाषाएं, साथ ही साथ भाषा और बोली का क्या अंतर। तो इन चारों बिंदुओं को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, अनुसूचित भाषाएं क्या हैं। भारत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जो शेड्यूल है 8th वाली, उसमें जो भाषाएं शामिल की गई हैं वे अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। इसका विशेष महत्व इनको इसलिए दिया गया है ताकि इनका विकास किया जा सके, इन भाषाओं का शिक्षा में उनका उपयोग बढ़े, साहित्य, अनुवाद, प्रशासन में सुधार हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। आप शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, तो देखिए शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, 1950 में 14 भाषाएं शामिल थी। बाद में कुछ और भाषाएं जोड़ी गई, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 1967
21वां संशोधन सिंधी जोड़ी गई, 1992 71वां संशोधन कोंकणी मणिपुर नेपाली, और 2003 में 92वां संशोधन बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जैसी भाषाएं जोड़ी गई। तो आज की तारीख में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका महत्व यह है कि देखिए, किसी भाषा को अगर आप अनुसूचित भाषा बनाएंगे तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विशेष प्रयास करती हैं उस भाषा के प्रमोशन में, ठीक है, आगे बढ़े हुए भाषा का विकास हो, उस भाषा में शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्य को बढ़ावा मिलता है, उस भाषा को पढ़ाने के लिए पद, संसाधन और नीतियाँ बनाई जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो गैर अनुसूचित भाषाएं हैं उनको बिल्कुल एकदम डिमोट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसमें भी शिक्षा दी जा सकती है। किसी राज्य की लोकल लैंग्वेज है तो उसको भाषा प्रमोट किया जा सकता है, वह राज्य कर सकता है। यह निर्णय राज्य सरकार का ही होता है। विद्यार्थी अगर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो उन्हें गैर नहीं समझना है। भाषाई विविधता कक्षा में मित्रता, सहयोग और एकता को बढ़ाती है। यही शिक्षा का भी उद्देश्य है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रादेशिक भाषाओं की और मातृभाषाओं को। देखिए, भारत सरकार की जो जनगणना प्रादेशिक भाषाओं की सूची तैयार करती है, 2001 की जनगणना में 100 प्रादेशिक भाषाएं तैयार की गई थी और इसमें कई मातृभाषाएं होती हैं। देखिए, प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत कई मातृभाषाएं हो सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ही आप कई प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे भाषा और बोली को भी, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार मातृभाषा वह भाषा है जिसमें बच्चे से उसकी माँ बचपन में बात करती है। यदि माँ नहीं है तो घर में जो भाषा बोली जा रही है वो मातृभाषा मानी जाएगी। यदि मातृभाषा घर की भाषा है, दिल की भाषा है, जो बच्चों को पहला भाषाई अनुभव होता है, वही उसकी मातृभाषा कही जाएगी, जो अपने माँ बाप से सीखता है, दादा दादी से सीखता है, जिस भाषा में वो बातचीत करता है, तो मातृभाषा हो गई। अब देखिए, 1961 की जनगणना में भारत में 1652 मातृभाषा दर्ज की गई थी। एक ही परिवार में पति पत्नी अलग अलग मातृभाषा बोल सकते हैं, तो किसी बच्चे के लिए अधिक मातृभाषा भी हो सकती है। पिता अगर कोई दूसरी भाषा बोल रहे हैं, माता कुछ और, तो हो सकता है कि दो भाषाएं समान रूप से बोली जाती हैं, ऐसे में उसके लिए 2 मातृभाषाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो शिक्षकों के लिए सुझाव ये है कि विद्यार्थियों से उनकी मातृभाषा के बारे में चर्चा करें। इससे जो भाषाई जागरूकता बढ़ेगी, बच्चा एक दूसरे की भाषा का सम्मान करेंगे और कक्षा में सौहार्द बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषाओं की। देखिए, शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनका काफ़ी पुराना मतलब कि एक इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में वे रहे हैं, दस्तावेज उनके हों, और स्वतंत्र व्याकरणिक परंपरा हो, जिसका जो किसी दूसरे से कॉपी न की गई हो जो भाषा। अभी आप हिंदी को देखेंगे तो बहुत कुछ संस्कृत से उठाया गया है, तो इसका मौलिक साहित्य हो, उस भाषा का अन्य भाषाओं से उदाहरण लिया गया हो। भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, जैसे 1500 से 2000 वर्ष पुराना लिखित सामग्री उपलब्ध हो, प्राचीन ग्रंथों की विरासत हो और अलग स्वरूप हो भाषा का, किसी और भाषा से कॉपी न किया गया हो। तो अभी आप देखेंगे तो भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की दर्जा दिया। अब इन भाषाओं को देख सकते हैं: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। तो इनको आप शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। इनका महत्व यह है कि इनकी जो पुरातन साहित्य जो विरासत है उसको संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा, अधिक संसाधन और उसमें लगाया जाएगा कि जो मतलब उसका इतिहास है, साहित्यिक उसको विरासत है, उसको बचाया जाए। इस कदम से भाषा संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और अधिक शोध होंगे, अनुवाद होगा, डिजिटलीकरण में भी बढ़ावा मिलेगा। तो हमें यह ध्यान देना होगा। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में इतना हमने समझ लिया। इन भाषाओं को शिक्षा, शोध और अकादमिक केंद्र में भी नए अवसर मिलने लगेंगे। अब हम अगले और आज के लास्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, बोली और भाषा में क्या अंतर है। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि बोली भाषा का एक पार्ट मानते हैं, और भाषा विज्ञान के अनुसार देखें तो भाषा और बोली में बहुत वैज्ञानिक अंतर नहीं होता है। दोनों ही नियमबद्ध होते हैं, व्याकरण युक्त दोनों ही होते हैं, साहित्य पैदा करते हैं, किसी भी लिपि में लिखे जा सकते हैं। अच्छा, गलत धारणा यह है कि भाषा अधिक लोग बोलते हैं, बोली कम, जबकि कई बोलियाँ करोड़ों लोग बोलते हैं। जैसे भी आप चले जाएंगे तो भोजपुरी को भाषा नहीं बोलते, भोजपुरी बोली है, भोजपुरी बोल रहे हैं ना। लेकिन अभी आप देखेंगे तो भोजपुरी बोलने वाले भी करोड़ों लोग हैं। वह हिंदी की ही एक रूप है भोजपुरी। तो एक्चुअली क्या है कि हिंदी को प्रमोट कर दिया गया और भोजपुरी को दबा दिया गया उसके अंतर्गत, एक प्रकार से देखा जाए तो। भाषा का व्याकरण क्या भोजपुरी में व्याकरण नहीं है? भोजपुरी के भी बोलने का तरीका है, व्याकरण है। तो भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं। ये लोगों की धारणाएं हैं, जबकि हर बोली का व्याकरण होता है। भाषा का साहित्य होता है, बोली का नहीं। ये क्या धारणाएं हैं, गलत धारणा है। जबकि भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली सबका समृद्ध साहित्य है, ठीक है। भाषा की लिपि होती है, बोली की नहीं। ये धारणा है, गलत धारणा है। जबकि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो अंतर क्या है? अंतर पर भी हम चर्चा करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक। देखिए, किस भाषा को भाषा कहा जाएगा और किसे बोली, यह निर्णय राजनीति और सत्ता के आधार पर होता है। इसके पहले भी हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं। राजनीति और सत्ता जहाँ पर जाएगी, जिस चीज़ को फोकस करेगी वही हो जाएगी। जब सत्ता कन्नौज में थी तो अपभ्रंश मानक भाषा थी, सत्ता ब्रज में पहुंची तो ब्रज मानक भाषा पहुंची। जब सत्ता दिल्ली मेरठ में आई तो खड़ी बोली जो आज की हिंदी है उसकी मानक भाषा बन गई। यानी सत्ता बदल गई तो भाषा बदल गई। तो इस प्रकार से शिक्षकों के लिए निर्देश यही है कि बच्चों की बोली
कभी मतलब उनका स्तर तय नहीं करती। हमारा काम है कि हम बोलियों को सम्मान दें, जिस भी बोली में बच्चा बोल रहा है, बच्चों की भाषा को सीखने की ताकत मतलब बनाना चाहिए। भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अब हम लास्ट में सार देख लेते हैं, इसका शॉर्ट समरी जो आज आपने पढ़ा है। इसमें हमें देखना है कि संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। मातृभाषा घर की पहली भाषा है और पहचान के रूप में भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। आप भी जब बच्चे रहेंगे तो सबसे पहले आपने अपने परिवार से जो भाषा सीखी होगी, आप वही आपकी भाषा सबसे करीब है दिल के। और शास्त्रीय भाषाएं वे हैं जिनका प्राचीन साहित्य और मजबूत परंपरा है। भाषा और बोली में कोई वैज्ञानिक अंतर नहीं है, केवल सामाजिक राजनीतिक वर्गीकरण है। ठीक है, शिक्षक का कार्य है कि विविध भाषाओं को सम्मान दे और कक्षा में एकता बनाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अब हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और फिर आपके लिए जो और इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।